नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। आंकड़ों का इस्तेमाल वैसे तो समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है, लेकिन राजनीति में आंकड़ों का ज्यादातर उपयोग चीजों को उलझाने के लिए ही किया जाता रहा है। दूसरी लहर के बाद देश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था उभर कर सबके सामने आ गई और उम्मीद जताई गई कि शायद सरकार ने भी सबक सीख लिया होगा। लेकिन मौजूदा समय में ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में लगता है कि समस्या और सुधार के बीच का सफर अभी भी बहुत लंबा होने वाला है। शायद सदी का सबसे भयावह दौर भी पीछे छूट गया और कुछ बेहद कड़वे मगर जरूरी सबक दे गया। वो जो लोग इस नए साल को नहीं देख पाए, शायद देख पाते, लेकिन अस्पताल और ऑक्सीजन की जद्दोजहद में उनका दुनिया से साथ ही छूट गया। कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों के अपने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ गए और हमारे दिल पर एक बोझ छोड़ गए कि अगर समय रहते हमने अपने अस्पतालों पर जरा गौर किया होता तो शायद गंगा में लाशें कुछ कम होती, शायद कब्रिस्तान में थोड़ी मिट्टी नम होती, नए सालों में लाखों परिवारों की खुशियां दरियाए गम में शायद ना होती। वो जो कोशिशें हैं वही हसरतों को अंजाम तक लेकर जाते हैं। बस करने की देर है, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। समझदार लोग जरूर तर्क देंगे कि जब बड़े बड़े देश कोरोना के आगे नहीं टिक पाए तो हम क्या चीज हैं, लेकिन ये तर्क उस सच्चाई के आगे नहीं टिक पाएगा जो रिपोर्ट खुद नीति आयोग ने जारी की है। 2021 की शुरुआत तो काफी अच्छी थी। लगभग सभी ये मानने लगे थे कि भारत ने कोरोना को हरा दिया, लेकिन मार्च से लेकर मई के बीच हिंदुस्तान के लोगों ने जो कुछ भी सहा उसका अंदाजा किसी को नहीं था, ना जनता को ना सरकार को। कुछ विशेषज्ञ खतरे को लेकर आगाह करते रहे, पर उसे तवज्जो नहीं दी गई। आधी अधूरी तैयारी, वो भी बिना टीकाकरण के, लोग उखड़ती सांसों के साथ अस्पताल में बैठ पाने की जंग लड़ते रहे और लाखों लोग मारे गए। मरने वालों की संख्या को लेकर बहस आज भी जारी है। WHO ने सार्वजनिक किए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 26 करोड़ से ज्यादा केस दुनिया भर में रजिस्टर हुए हैं और 52 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाया है, जो 1.99% मृत्यु दर को दर्शाता है। भारत में भी 3.46 करोड़ कोरोना के केस आए हैं और 4.69 लाख लोगों का निधन हुआ है, जो कुल मामलों का 1.36% है। भारत में पर मिलियन आबादी पर करीब 25,000 कोविड के केस और 340 मृत्यु दर देश में दर्ज हुई है, जो कि दुनिया में सबसे कम रेट में से एक है। मोदी सरकार की शुरुआत से ही हमारे कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन कोरोना काल की शुरुआत से ही यह बात सर्वविदित थी कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत की अपेक्षा कितना कमजोर है। पिछली सरकारों ने दशकों से हेल्थ सेक्टर को इतना उपेक्षित रखा था, इस बात को दोष दिए बिना, उसको दोष देने के लिए हमने सोचा नहीं और वेट भी नहीं किया। भारत सरकार ने विविध परिणामों पर काम करना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में एक साइंस जर्नल में छपे IIM अहमदाबाद और टोरंटो विश्वविद्यालय के साझा शोध में भारत में कोरोना के सेकेंड वेव को लेकर कुछ गंभीर आंकड़े सामने आए हैं। भारत में दूसरी लहर के दौरान सितंबर 2021 तक जितनी मौतें सरकारी आंकड़ों में दर्शाई गई हैं, उससे 6 से 7 गुना मौतें वास्तव में हुई है। ये रिसर्च 2 सरकारी और एक स्वतंत्र संस्था के आंकड़ों पर आधारित है। जून 2020 से जुलाई 2021 के बीच अनुमानित 32 लाख लोगों की मौत हुई है, जो साधारण समय काल में हुई मौतों की तुलना में 27% ज्यादा है। और इन 32 लाख लोगों में से 27 लाख मौतें अप्रैल से जुलाई 2021 के बीच में हुई हैं। 2021 में देश की 2 लाख स्वास्थ्य संस्थाओं में अलग अलग कारणों से हुई मौतों और 10 राज्यों में दर्ज किए गए मौत के आंकड़े ये बताते हैं कि बीते सालों में इसी समय काल में हुई मौतों की तुलना में बीते साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान
27% ज्यादा मौतें हुई, जबकि सरकारी आंकड़ों में मौत के आंकड़े 4,80,000 के आसपास बताए गए। यानी हर 10 लाख लोगों में औसतन 345 लोगों की मौत हुई। मौत के आंकड़ों में इतने बड़े फर्क का सबसे बड़ा कारण कोरोना से मरने वालों का ठीक ढंग से सर्टिफिकेशन ना करना है। इसी के साथ साथ पुरानी बीमारियों को अस्पष्ट रूप से मौत का कारण बताने से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के अभाव में हुई अनगिनत मौतें प्रमुख कारण हैं। 2022 की शुरुआत के साथ ही संक्रमितों की संख्या में हम एकाएक बढ़ोतरी देख रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन संक्रमितों के संख्या की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। लेकिन देश के अस्पतालों के जो हालात हैं, संक्रमण के कारण तेजी से बढ़ती मरीजों की संख्या भी ऐसे में घातक हो सकती है। हो सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा जितना घातक ना हो, लेकिन मरीजों की भारी भीड़ भी इलाज के अभाव में मौत का कारण बन सकती है। गाइडेंस के रूप में जो लोग हैं जिनको कि प्रिकॉशन डोज दी है उनको कोविन सिस्टम के द्वारा SMS भी दिया जाएगा और सब्सिक्वेंट टू दैट उन लोगों को एक सर्टिफिकेट भी कोविन सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाएगा। ग्लोबल अगर हम मैपिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट की आप सबके सामने सबमिट करें तो हम देखते हैं कि अब 139 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा रहे हैं। करीब 4,70,462 ऐसे ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। 108 कंफर्म डेथ हुई हैं, जिसमें मुख्यतः केसेस देखें तो यूके, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, कनाडा, इन देशों में अधिक संख्या में ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। इसी के साथ ही जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है उसको अगर हमने एनालाइज किया तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन का जो सर्ज नोट किया जा रहा है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटिवली लेसर है जो कि पिछले सर्ज में अक्रॉस दोज कंट्रीज नोट किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां एक स्थाई पर यूनाइटेड स्टेट्स में इन अर्लियर सर्ज 2,50,000 के करीब केसेस आते थे और उस समय पर जो अवेलेबल डेटा पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से 1,33,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, तो अब जहां दूसरे स्थाई पर वहां पर पीक के रूप में 3,94,000 केसेस आ रहे हैं तो मात्र 90,000 केसेस को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई। इसी तरह यूके में भी आप देखें तो जहां पुराने सर्ज में 39,000 पीपल वर हॉस्पिटलाइज विज़ावी 59,000 केसेस पीक जो नोट किया गया था, अब वहां पर जब 1,73,000 केसेस आए हैं तो मात्र 11,918 लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई। फ्रांस में भी इसी तरह से और डेनमार्क में भी यह एक डेटा हमारे सामने आता है, लेकिन हमारे देश में क्या परिस्थिति होगी उसको विद डेटा फर्दर एनालाइज करने की ज़रूरत है। जिस तरह से ओमिक्रॉन देश में फैल रहा है और प्रोग्रेसिवली हम देख रहे हैं तो उसके बेसिस पर क्या ट्रेंड हमारी जीनोटाइप में इसका क्या बिहेवियर होगा उसको फर्दर एनालाइज करके उसके हिसाब से कार्य करने की अभी भी आवश्यकता है। पिछले साल जुलाई में संक्रमण की दूसरी लहर के बाद केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर 23,123 करोड़ का इमरजेंसी रिस्पांस बजट स्वीकृत किया था, इस उद्देश्य के साथ कि राज्य तीसरी लहर से पहले अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर ले। इस बजट का उद्देश्य था कि भारी से भारी संख्या में अलग अलग जिलों में ICU बेड बढ़ाए जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की जाए, खासतौर से बच्चों के लिए, क्योंकि माना जा रहा था कि बच्चों पर तीसरी लहर का ज्यादा असर होगा। ऐसे में बच्चों के इलाज के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के लिए बजट तो आवंटित किया गया। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था
सेकंड वेव, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। लेकिन हाल ही में 2 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जब तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की तो उसमें ये सामने आया कि कोविड इमरजेंसी रिस्पांस बजट की कुल राशि का मात्र 17% राशि का ही राज्यों के द्वारा उपयोग किया गया। इसी से समझ में आता है कि स्वास्थ्य को लेकर राज्यों की सरकारें कितनी गंभीर हैं। नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश नीचे से अव्वल आया है, जिसके बाद बिहार और फिर मध्य प्रदेश, जिनकी स्वास्थ्य सेवा में सबसे खराब स्थिति है। ये समस्या बेहद गंभीर है क्योंकि देश की 1/4 आबादी जहां से आती है वहां के अस्पतालों का बुरा हाल है या फिर अस्पताल ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक, यूएन और हमारे देश के नीति आयोग देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से मिले आंकड़ों के आधार पर इन रिपोर्ट्स को तैयार करती है ताकि राज्य की सरकारें इन रिपोर्ट्स के आधार पर सुधार कर सकें। नीति आयोग की ताजा हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों के अस्पतालों का हाल देखें तो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आता है और सिलसिलेवार लगातार हर साल यूपी सबसे नीचे ही रहा है। इसे सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सिर्फ बिहार ही टक्कर दे पा रहा है, जो आबादी के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देश के 19 बड़े राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में मध्य प्रदेश नीचे से तीसरे स्थान पर है, यानी यूपी और बिहार के बाद सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश के बाद आता है राजस्थान, जो लगातार स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ेपन का शिकार रहा है, जिसमें कोई सुधार बीते सालों में देखने को नहीं मिला। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में केरल और तमिलनाडु ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे केरल तो आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से काफी छोटा है दूसरे राज्यों में, लेकिन तमिलनाडु केरल के बाद दूसरे नंबर पर है, जिसकी आबादी 8 करोड़ के लगभग है, यानी मध्य प्रदेश से भी ज्यादा। लेकिन तमिलनाडु का प्रदर्शन अच्छा रहा है। आंकड़ों के जरिए हम आपको देश के बड़े राज्यों में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले और 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों के आंकड़ों को दिखा रहे हैं, जिसमें आप आंकड़ों के अंतर से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के खराब अस्पताल कितनी खराब स्थिति में है। और अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल 82.20 अंकों के साथ सबसे ऊपर है, जिसके बाद 72.42 अंकों के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जिसके बाद आता है तेलंगाना, जिसकी आबादी 3.25 करोड़ के लगभग है। हेल्थ इंडेक्स में 69.96 अंकों के साथ वो तीसरे नंबर पर है, जबकि 5 करोड़ की आबादी वाला आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है। लेकिन देश की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला महाराष्ट्र 69.14 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। अब आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए राज्यों की देखें तो 19 राज्यों में 19वें स्थान पर 30.57 अंकों के साथ 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। उसके बाद आता है 12 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाला बिहार, जो 31.00 अंकों के साथ नीचे से दूसरे स्थान पर है। और उसके बाद लगभग 8 करोड़ की अनुमानित आबादी वाला मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। और उसके बाद आता है 7.25 करोड़ की आबादी वाला राजस्थान, जो हेल्थ इंडेक्स में 19 राज्यों में 16वें स्थान पर है। जिसके बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में देखें तो उत्तराखंड उसके बाद आता है, जिसकी आबादी 1 करोड़ 14 लाख के लगभग है, जो 44.21 अंकों के साथ 19 राज्यों में 15वें स्थान पर है। इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें बीते साल की तुलना में 5 अंकों का सुधार देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी यूपी सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र तक नहीं। इन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो आधे से ज्यादा राज्य तो स्वास्थ्य सेवाओं की जो क्वालिटी होनी चाहिए उसके आधे रास्ते पर भी नहीं है, उसके आधे मापदंड को भी नहीं तय कर पा रहे हैं।
हेल्थ इंडेक्स में शीर्ष पर सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले सभी दक्षिणी राज्य हैं, जबकि सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि सबसे नीचे के उत्तरी राज्य पाए गए हैं। और यहां तुलना आबादी के हिसाब से सिर्फ बड़े राज्यों की हो रही है। हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रैंकिंग में भी यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का हाल ऐसा ही देखने को मिला। सबसे गरीब राज्यों में वो राज्य सबसे ऊपर हैं जिन राज्यों में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जिन राज्यों में भारी संख्या में गरीब लोग रहते हैं, जिन्हें सरकारी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत है। वही सबसे घटिया स्तर की स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। ये तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में तय इंडिकेटर्स के आधार पर राज्यों की परफॉर्मेंस तय होती है, जिनमें कुछ बिंदुओं पर खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों का प्रदर्शन हेल्थ इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों से भी अच्छा है। इसी रिपोर्ट से जुड़े कुछ ही तत्वों को हम आपको दिखा पा रहे हैं। राज्यों में चिकित्सकों के तबादले को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं जो चिंता का विषय है। राज्य, खासतौर पर बड़े राज्य के अस्पताल कुशल चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं। हेल्थ इंडेक्स में जो 10 सबसे अच्छे और जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं जो आपने अभी देखे, उन्हीं को हम आपको दिखा रहे हैं कि उनमें भी ऐसे राज्य हैं जो वैसे तो हेल्थ इंडेक्स में उन्होंने खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ मामलों में उनमें अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिला है। हालांकि इन प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी असामान्य रूप से चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, जिसमें केरल की पिछले साल की तुलना में इस साल स्थिति काफी बेहतर है। वहीं अगर ठीक इसके नीचे तमिलनाडु को देखें तो राज्य में औसतन 16.81 महीने में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, जबकि पहले लगभग 22 महीने में जिला चिकित्सा अधिकारियों के औसतन तबादले हो रहे थे। बीते 3 सालों के आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एक साल में चिकित्सा अधिकारियों के तबादलों में उत्तर प्रदेश में खासा सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में भी स्थिति पहले से बेहतर है। हालांकि मध्य प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के तबादलों में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन स्थिति काफी चिंताजनक है, क्योंकि एमपी में औसतन हर साल में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के तबादले हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां एक साल से भी कम समय में अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जिलों में चिकित्सा अधिकारियों के निरंतर तबादलों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि चिकित्सा से जुड़ी तमाम योजनाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लोगों के स्वास्थ्य सुधार और चिकित्सा से जुड़ी तमाम तरह के जो काम किए जाते हैं, उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित नहीं हो पाती, क्योंकि अधिकारियों के ही तबादले होते रहते हैं। और अधिकारियों के कम अंतराल में लगातार होने वाले तबादलों का असर क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था पर भी पड़ता है। बार बार निरंतरता टूटती है, कामकाज धीमा पड़ जाता है। नीति आयोग की इस साल की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बच्चों के टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। बच्चों की टीकाकरण के मामले में एमपी 2014-15 में 74.3% बच्चों को ही संपूर्ण टीकाकरण दे पाता था, जिसमें बीते 3 सालों में 22.5% के साथ सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि नवजात बच्चों की मौतों के मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की ही स्थिति बेहद खराब है। ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में प्रसूताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए। अलग अलग जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा तो दी गई, लेकिन कई गांव में ऐसे भी हैं जहां की सड़क ही नहीं है, वहां लोग चल नहीं सकते, इस तरह के हालात हैं। एम्बुलेंस ले जाना तो दूर की बात है। कई गांव का तो मुख्य सड़क से संपर्क ही नहीं है, ऐसे में एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की तमाम समस्याएं आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते प्रसूताएं अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं या फिर रास्ते में ही प्रसव हो जाता है, जिसके कारण प्रसूता और बच्चे दोनों को ही खतरा रहता है। सीमित समय के कारण हेल्थ इंडेक्स के कुछ ही तथ्यों को हम आपके सामने रख पाए हैं। पते की बात में आज इतना ही। नमस्कार।